वंस अगेन वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ह्यूमन लॉ चैम्बर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने सिंपल लिखना है ह्यूमन लॉ चैम्बर। आप मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगा। अगर कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई कानूनी हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो जी जनाबे वाला, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का जो मौजू है, आज का जो सेशन है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो आप लोगों के साथ लाजमी डिस्कस करूँगा। आज का जो मेन टॉपिक है वो है जी हमारे पास सवाल जवाबात का। आज हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में एक वीडियो बना रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट होता है हमारे पाकिस्तान के अंदर जिसको बहुत अहमियत दी जाती है, बहुत ज़्यादा उसकी। जी जनाबे वाला, आज का जो मौजूए बहस है या जिस टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो हमने बनानी है वो है जी पाकिस्तान का टॉपेस्ट एग्ज़ाम CSS। तो जी जनाबे वाला, आज की वीडियो क्योंकि आपको स्टार्ट में बताया है कि CSS का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे लिया जाता है, इसका तरीकाकार क्या होता है, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको वीडियो की शक्ल में आप तक ये पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो CSS करना चाहते हैं, जो CSS कर रहे हैं, या जिनका प्लान है कि आने वाले वक्त में उन्होंने पाकिस्तान का टॉपेस्ट एग्ज़ाम जो है वो देना है और इसमें अपीयर होना है। इस वीडियो के अंदर हम तमाम सवालात आपके सामने रखेंगे और इनके जवाबात भी आप तक पहुँचाएँगे कि ये क्या होता है। तो चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का मौजू है CSS एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। जी जनाबे वाला, आज की वीडियो जिसका टॉपिक है CSS एग्ज़ाम, हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके सवाल जो पूछते हैं उसके जवाबात जो हैं आपके साथ शेयर करते हैं। पहला सवाल है कि CSS एग्ज़ाम क्या होता है, आप हमें इसके बारे में बताएंगे, ये क्या होता है? जी बिल्कुल, थैंक यू। आज का जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है। पाकिस्तान के अंदर हर एक इंसान चाहता है कि वो सुपीरियर लाइफ गुजारे। तो आज का जो मौजू बहस आपने जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना रहे हैं, ये मेरे ख़्याल से ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिसके ऊपर लाजमी वीडियो बनानी चाहिए थी आपको। तो कोई बात नहीं, आज का जो मौजू है हम CSS के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आपने सवाल किया है CSS क्या है। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम और टॉपेस्ट एग्ज़ाम जो होता है वो CSS है। CSS फुल फॉर्म अगर हम इसको देखें तो ये बनता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज होता क्या है? एक्चुअली ये पाकिस्तान के अंदर टॉपेस्ट एग्ज़ाम है जिसमें तमाम पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग जो डिपार्टमेंट है उनको रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। अगला सवाल हमारा है जी, CSS एग्ज़ाम में पेपर जो है वो कितने होते हैं, किस तरह के होते हैं और कितने मार्क्स से होते हैं, इनके इनके कितने नंबर होते हैं? जी, CSS के पेपर जो हैं वो 12 पेपर होते हैं टोटल, जिसमें 6 पेपर कंपल्सरी होते हैं और 6 पेपर ऑप्शनल होते हैं। इसमें 1200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 600 मार्क्स कंपल्सरी सब्जेक्ट के होते हैं जो कि बेस करते हैं हमारे इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी, फिर है जी जनरल साइंस, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडी। ये हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं जो कि 600 मार्क्स के ऊपर बेस करते हैं। बाकी अगर हम 6 पेपर की बात करें तो उनको हमने 2 ग्रुप्स के अंदर डिसाइड किया है या डिफ़ाइन किया है। वो ग्रुप 1 होता है और ग्रुप 2 होता है। तो ये टोटल सब्जेक्ट जो होते हैं वो 12 होते हैं। इसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी से ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं या लॉयर होते हैं या जनरल सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट्स की। बताइएगा कि पेपर CSS के देने के जो मराहिल होते हैं वो कितने होते हैं? कितने मराहिल के अंदर हमें ये एग्ज़ाम पास करना पड़ता है? जी, CSS के अंदर पेपर जो हम कंडक्ट करते हैं या पेपर जो हम देते हैं उसमें 4 स्टेजेस जो हैं वो उन्होंने डिसाइड की हैं, डिफ़ाइन की हैं। हर स्टेज का एक अलग प्रोसेस है, हर स्टेज का एक टाइम टेन्योर है। इन 4 स्टेजेस में फर्स्ट वन आ जाता है MPT, सेकंड वन है रिटन एग्ज़ाम, थर्ड वन आपका मेडिकल या साइकोमेट्रिक टेस्ट आ जाता है और लास्ट वन पे आ जाता है हमारा वाइवा या इंटरव्यू। इन 4 स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप पास करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एक स्टेज से स्किप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आप अगले मरहले में या अगली स्टेज में एंटर नहीं हो सकते। तो इसके लिए हमें प्रॉपर टाइम स्केल दिया जाता है, उसके अंदर हमने इनकी प्रिपरेशन करनी होती है ताकि नेक्स्ट स्टेज के लिए कैंडिडेट को एक टाइम स्लॉट मिले ताकि वो अपनी नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कर सके। इसमें एज कितनी होनी चाहिए कैंडिडेट की कि अगर वो क्वालिफ़ाई करना चाहता है एग्ज़ाम, उसके लिए उन्होंने जो 4 स्टेजेस डिज़ाइन की हैं, उनको क्वालिफ़ाई करने के लिए या CSS एग्ज़ाम के लिए एक आम कैंडिडेट की एज लिमिट उन्होंने क्या रखी है, उसके लिए CSS का क्या क्राइटेरिया क्या हो सकता है? जी, CSS एग्ज़ाम क्योंकि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज़ हमारे पाकिस्तान के टॉप
जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता है। तो उसके लिए उन्होंने जो एज लिमिट रखी है वो लेस देन 21 होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा उस कैंडिडेट की एज जो है वो 30 ईयर होनी चाहिए। और इन केस अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको रेगुलर जॉब करते हुए 3 ईयर्स हो चुके हैं, तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेकर उस डिपार्टमेंट के परमिशन से सीएसएस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने उसको 2 से 3 ईयर की जो रिलैक्सेशन है वो दी हुई है। अगर हम आर्मी पर्सनल्स की बात करें तो आर्मी के अंदर एक ख़ास कोटा है जिसमें वो मिनिमम कैप्टन रैंक का जो उनका नुमाइंदा होता है उसको सीएसएस एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल कंसिडर करते हैं। जी, आप हमें बताइएगा कि इसमें तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए और एग्ज़ाम देने के चांसेस कितने होते हैं, कि अगर एक दफ़ा इंसान जो है सीएसएस करता है और खुदा ना ख़ास्ता वो फ़ेल हो जाता है, तो वो कितनी बार इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकता है? इसके बारे में आप हमें ज़रा बताइएगा। जी, सीएसएस एग्ज़ाम के लिए उन्होंने बहुत ही आसान क्राइटेरिया रखा है। आपकी एज लिमिट जो है, वो आपको बताई है 21 से 30 साल होनी चाहिए, और तालीमी काबिलियत जो है, वो मिनिमम 14 साल पास होना चाहिए, यानी कि उसने बीए, बीएस 14 ईयर एजुकेशन जो है, उसने पास की हो और सेकंड डिवीज़न के साथ एलिजिबल हो सकता है। अगर हम इसमें अपीयर के चांसेस की बात करें कि अगर वो खुदा ना खास्ता इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो वो कितनी अटैम्प्ट जो है वो सीएसएस की दे सकता है। तो जी जनाब वाला, सीएसएस की एग्ज़ामिनेशंस के अंदर अपीयर होने के लिए कैंडिडेट के पास 3 चांसेस होते हैं। 3 चांसेस में से अगर वो पास आउट नहीं होता तो फोर्थ अटैम्प्ट वो बिल्कुल भी अपीयर नहीं हो सकता। ये 3 चांसेस में उसके पास 10 ईयर का उन्होंने टाइम रखा हुआ है कि 10 ईयर के अंदर उसके पास काफ़ी टाइम होता है, वो कभी भी 21 टू 30 ईयर की एज तक वो अपीयर हो सकता है अच्छी प्रिपरेशन करके। ये बहुत अच्छा आपने बताया। अभी हमारा एक सवाल है कि इसमें पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? कितने नंबर वाला कैंडिडेट जो है वो पास कंसीडर किया जाता है? उसके बारे में हमें बताइएगा। क्योंकि हम सब्जेक्ट्स की डिवीज़न और सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स के ऊपर बात कर चुके हैं, तो इसी तरह जैसे हमने बताया कि 1200 मार्क का ये पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 600 मार्क्स जो हैं वो उस कैंडिडेट को लेना ज़रूरी है, यानी कि 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। उसके बाद वो कैंडिडेट अगले मरहले में मूव कर सकता है, यानी कि अगर हम रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो 1200 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होता है, तो उसमें उस कैंडिडेट को 600 मार्क्स लेना ज़रूरी है। अगर वो 600 से कम लेता है मार्क्स, तो वो फेल कंसिडर किया जाएगा, और इससे ज़्यादा अगर वो अपीयर में नंबर जो है वो गेन कर लेता है, तो उसके चांसेस जो एलोकेशन के होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जी सर, बिल्कुल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो सीएसएस का एग्ज़ाम है, तो ये पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट टॉपेस्ट एग्ज़ाम है। हर कैंडिडेट, हर स्टूडेंट चाहता है कि वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इस एग्ज़ाम में अपीयर हो और वो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करे। तो आप हमें बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक सीएसएस ऑफिसर जो होता है उसकी स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्टेड कितनी होती है? उसको आम और आम में अगर हम बात करें तो उसको पर मंथ सैलरी कितनी सरकार पे करती है? बिल्कुल, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल रेज़ किया है कि सैलरी कितनी सरकार उसको पे करती है जब वो एलोकेशन हो जाती है उसकी। तो क्योंकि हम कोई भी जब जॉब करते हैं तो हमें सैलरी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें इस जॉब के अगेंस्ट सैलरी कितनी मिलेगी। क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें लोग पावर्स के लिए आते हैं, अपने मफाद के लिए नहीं आते, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। तो इसमें सैलरी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जॉब है तो सैलरी सरकार आपको लाज़मी देगी। तो जो करंट सैलरी चल रही है एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर की, वो है जी 3,83,388, यानी कि उसको राउंड 3.8 लाख, यानी कि तकरीबन कोई 4 लाख के करीब उसको पर मंथ सैलरी जो है वो मिलेगी। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं तो आप लाज़मी इसको जो है वो पास आउट करने की कोशिश करें। अच्छा सर, बताइएगा कि पाकिस्तान में पहला जो एग्ज़ाम है ये कब कंडक्ट किया गया? पाकिस्तान में इसका आगाज़ कब हुआ? किसने किया और ये एग्ज़ाम पाकिस्तान में क्यों लाया? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम सवाल किया है आपने। सीएसएस क्योंकि सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज है, इसमें ऐसे लोगों को इलेक्ट किया जाता है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप रैंकिंग जो डिपार्टमेंट हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे पंजाब पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, हमारे पास फॉरेन अफेयर है, मिलिट्री लैंड डिपार्टमेंट है, इसी तरह लैंड रेवेन्यू है, कस्टम है, और भी टोटल 12 डिपार्टमेंट्स को इन्होंने रिप्रेजेंट करना होता है। तो क्योंकि ये एक बहुत ही अहम एग्ज़ाम है और बहुत टॉप माइंडेड, जिनका आईक्यू लेवल और सोच ब्रॉड माइंडेड की होती है, उन लोगों को इस टेस्ट से गुजार कर एलोकेशन या एलोकेट किया जाता है ताकि वो किसी भी
एग्ज़ाम को या किसी भी इम्तिहान को उस लाइफ में आसानी के साथ पास आउट कर सकें। क्योंकि उन्होंने एक पूरे शहर को रन करना होता है, एक तहसील को रन करना होता है, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम में एक मुकम्मल इंसान दिमागी तौर पे हाज़िर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने सवाल किया है कि ये पाकिस्तान के अंदर कब आया? तो फर्स्ट टाइम इसको कंडक्ट किया गया था 1948 के अंदर, क्योंकि ये बरतानिया से आया है एग्ज़ाम। बरतानिया के उस वक़्त के दौर के अंदर इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता था। तो क्योंकि हम पाकिस्तान का जो कानून है वो बरतानिया से ही लाया गया है, तो हम बरतानिया के कवानीन को फ़ॉलो करते हुए अपनी अदालती, अपना आइन, कानून जो भी है, हम उसी की बेस पे अपना पाकिस्तान रन कर रहे हैं। तो उसके बाद इसके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आती गईं और 1973 के अंदर बाकायदा से इसका आगाज़ हुआ और फर्स्ट एग्ज़ाम जब कंडक्ट किया गया था 1973 के अंदर, ये पहला बाकायदा एग्ज़ाम जो था वो कंडक्ट किया गया। अच्छा सर, एक और सवाल है आपसे कि हम अक्सर देखते हैं कि एक पीएमएस एग्ज़ाम होता है और एक सीएसएस एग्ज़ाम होता है। तो काइंडली आप इन दोनों के दरमियान डिफरेंट जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे कि पीएमएस क्या होता है और सीएसएस क्या होता है? उसमें फ़र्क क्या है? उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है? पीएमएस की ज़्यादा वैल्यू है या सीएसएस की ज़्यादा वैल्यू है? इसके बारे में आप हमें बताइएगा। जी, ये भी एक बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। कुछ कैंडिडेट जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अहम सवाल है कि पीएमएस क्या होता है और सीएसएस क्या होता है? जी जनाब वाला, पीएमएस क्योंकि प्रोविज़नल मॉनिटरिंग सर्विसेज़ से रिलेटेड है कि एक ऐसा एग्ज़ाम जो सिर्फ़ पंजाब के अंदर कंडक्ट किया जाता है। इसमें अपीयर होने वाले जो कैंडिडेट होते हैं, उनको विद इन पंजाब ही एलोकेट किया जाता है, वो पाकिस्तान के किसी और सूबे में एलोकेट नहीं होते। उनके लिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, उसमें उनको इलेक्ट किया जाता है। इसकी क्वालिफ़िकेशन, इसका तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एसी हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, बस उनकी एलोकेशन होती है और इसके अलावा वो किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। जैसे हम पुलिस की बात करें, जैसे हम लोग फ़ॉरेन अफेयर की बात करें, तो ये उसमें नहीं जा सकते। अगर हम दूसरी तरफ सीएसएस की बात करें, तो सीएसएस के अंदर टोटल पाकिस्तान के टॉप रैंकिंग डिपार्टमेंट जो हैं वो 12 हैं। उनमें से किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उनकी एलोकेशन हो सकती है और वो जो एलोकेशन होती है वो बेस्ड ऑन इंटरव्यू, बेस्ड ऑन मार्क्स के ऊपर होती है। वो पाकिस्तान के किसी भी सूबा के अंदर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो उसको एलोकेट कर सकती है। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करवाती है, जो सीएसएस का एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए क्योंकि फेडरल है, पाकिस्तान के किसी भी सूबा में उसको एलोकेट किया जा सकता है। चाहे वो एक कैंडिडेट लाहौर का रहने वाला है, तो उसकी एलोकेशन जो है वो कराची में भी हो सकती है, पेशावर में भी हो सकती है, क्वेटा में भी हो सकती है। अगर वो कराची का रहने वाला है, तो उसकी एलोकेशन पेशावर में भी हो सकती है, लाहौर में भी हो सकती है, इसके अलावा उसकी पेशावर में भी हो सकती है। तो ये आपने याद रखना है कि जब आप सीएसएस देंगे, तो सीएसएस के अंदर आप एज ए 17 स्केल का असिस्टेंट कमिश्नर या पंजाब पुलिस के अंदर एएसपी भर्ती होंगे या लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर रह जाएंगे या कस्टम के अंदर जाएंगे। तो वहाँ पर आपकी थ्रू आउट प्रमोशन जो है वो चलती जाएगी 17 से 18, 19, 20 में और इसी तरह 21st ग्रेड के अंदर आप मूव होते जाएंगे। लेकिन अगर हम पीएमएस की बात करें, तो पीएमएस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएमएस के अंदर आपने थ्रू आउट एज, अगर आप एक दफ़ा एसी इलेक्ट हो गए, तो आपने अपनी सारी सर्विसेज जो हैं वो ऐसी ही गुजारनी है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों का जो रुझान होता है वो सीएसएस की तरफ होता है, पीएमएस की तरफ कम होता है। अगर आप चाहते हैं, जैसे ख़वातीन होती हैं, वो कहती हैं कि हम पाकिस्तान में अपने शहर के अलावा कहीं मूव नहीं कर सकते, तो हमें करना भी जो है वो सीएसएस की तरह ही एग्ज़ाम है, तो वो एसी भर्ती होना चाहती हैं या चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर एग्ज़ाम जो होता है वो पीएमएस का एग्ज़ाम पास करने को प्रेफर करते हैं, ताकि वो विद इन प्रोविज़न या विद इन शहर ही वो मूव करते रहें, वो उनको दूसरे सूबों में जाना ना पड़े। इसलिए वो प्रेफर करता है कि हम पीएमएस करेंगे। लेकिन जो तरक्की करना चाहते हैं, कहते हैं हम एसी भर्ती होंगे, फिर डीसी लग जाएंगे, या फिर उसके बाद हमारी प्रमोशन जो है वो कमिश्नर लेवल पे हो जाएगी या सेक्रेटरी लेवल पे हो जाएगी, तो वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो सीएसएस करते हैं, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज।
जी सर, बहुत शुक्रिया। आज का एक मेन टॉपिक था जो कि बहुत आसान तरीके के साथ आपने समझाया है। एक ऐसा फ़र्द जो कि सिंपल बीए करके सेकंड डिवीज़न के साथ किसी गांव का रहने वाला है और उसको बिल्कुल नहीं आइडिया होगा कि ये एग्ज़ाम क्या होता है। अगर ये वीडियो उस तक पहुंच जाए तो उसको मोटिवेशन मिलेगी कि वो इस एग्ज़ाम में लाजमी अपीयर हो। तो इसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो के अंदर हमने बहुत अहम सवालात के ऊपर जो जवाबात हैं वो हासिल किए हैं। हमें उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है जिसका टॉपिक था सीएसएस एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। हमने हर एक टॉपिक, हर एक मरहले को डिटेल के साथ डिस्कस किया है ताकि हर वो स्टूडेंट जो एक ख़्वाब रखता है पाकिस्तान में एक ऐसे एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत आसान है। सब्जेक्ट के बारे में भी हमने बात की है, इसमें फ़ीस के बारे में भी बात की है, पासिंग मार्क्स के बारे में बात की है, तलीमी काबिलियत के बारे में बात की है, सीएसएस में पीएमएस में फ़र्क क्या है उसके ऊपर भी हमने बात की है। इसी तरह हमने बात किया कि ये एलोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। इसी तरह हमने बात की है कि सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन है वो किस तरह करनी चाहिए, उसके ऊपर हमने बात की है। और इसी तरह हमने बात की है कि आपकी एज लिमिट जो है वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी मुलाजमत होती है ये, आपने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसिडर होना होता है, तो इसके लिए आपकी एज लिमिट जो होती है वो भी बड़ी मैटर करती है। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब टिक्का खान फैसल साहब का, जिन्होंने आज की इस वीडियो के अंदर हमें बड़े अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया है कि सीएसएस का एग्ज़ाम क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रही होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी आने वाले वक्त में जो वीडियोज़ हैं आपकी दहलीज तक पहुँच सकें और हमारी वीडियो से आप इल्म हासिल कर सकें, कुछ हासिल कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ताकि हम आपकी कमेंट सेक्शन में जो क्वेरीज़ होंगी उसके ऊपर भी हम वीडियोस जो हैं बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी या आप जैसे अफराद की मदद करें तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर ह्यूमन लॉ चैम्बर।